नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे विषय के पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में दुनिया में बवाल बनना शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अमेरिका के वर्चस्व के बारे में बयान दिया है और कहा है कि अमेरिकी हेजिमोनी खत्म हो रही है। यह बात आपको और हमको मात्र एक खबर लग सकती है, मात्र एक न्यूज का इंपॉर्टेंट हिस्सा लग सकती है, लेकिन विचार करिए अमेरिका और अमेरिकी समर्थित इकोनॉमीज वेस्टर्न मीडिया पर यह कितना जबरदस्त तरीके से कहर ढाएगी। जिसको बनाने के लिए अमेरिका ने इतने युद्ध लड़े हो, इतने दुनिया के देशों को बर्बाद किया हो, इतने सारे देशों के चुनावों को प्रभावित किया हो और उस देश को यह पता चले कि हमने जो किया उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ ही नहीं रहा। लोग ये मान रहे हैं कि अमेरिका में अब दम नहीं बचा और उसका प्रमाण भारत ने देते देते अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान के साथ 10 साल के एग्रीमेंट को करके कर दिया है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन रशिया को वेपन बेचकर कर दिया है। यह खबर ऐसी है ना साथियों, जिसे सुनने के बाद आपको यह यकीन होने लगेगा कि निश्चित ही नया भारत अमेरिका को पूरी तरह चुनौती दे रहा है। ना केवल भारत बल्कि एशिया के अंदर रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और यूरोप के अंदर फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। आज का सेशन बेहद खास है, थोड़ा लंबा है, पेशेंस के साथ बैठिएगा। बहुत सारी जानकारियां हैं क्योंकि आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिकी वर्चस्व बना कैसे था, अमेरिका कैसे बना था, किस तरह से अमेरिका की खोज हुई, डॉलर का प्रभुत्व कैसे आया, डॉलर कैसे खत्म हुआ, वर्तमान में चैलेंजेस कैसे मिल रहे हैं और भारत के द्वारा यह कहा जाना कि अमेरिका चुनावों को प्रभावित करता है, यह हम सब जानते हैं, अब दुनिया भी जानने लग गई है। जिन लोगों ने 300 साल तक कभी हम पर शासन किया हो वो हम पर से शासन उठता हुआ देखकर कैसा फील करेंगे। तमाम बातें हैं, सेशन लंबा है, कमर की पेटियां बांध लीजिए, पढ़ना शुरू करिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, बात अमेरिका की हो रही है, वही अमेरिका जिसे दुनिया में सुपर पावर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके पास डॉलर है। डॉलर है तो वो दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल स्थापित करता है। यही कारण है कि दुनिया के जीडीपी में नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। 2024 के अंदर उसकी जो जीडीपी है वो 28 ट्रिलियन डॉलर की मानी गई है, यानी कि भारत से लगभग 4 गुना बड़ी इसकी जीडीपी है। इसकी जीडीपी के साथ साथ चाइना की जीडीपी फिलहाल के लिए देख लेना, इसकी 3/4 तो चीन वालों ने भी अपनी जीडीपी बना ली है। इतनी बड़ी जीडीपी वाला अमेरिका दुनिया में ना केवल पैसे से बल्कि अपनी सेना से भी वर्चस्व बना के रखता है। दुनिया के 80 देशों में 750 बेसिस के माध्यम से 750 जगह पर अमेरिकी सेना को दुनिया भर में अमेरिका ने बिठा रखा है। इसका अर्थ आप यह समझिए कि अमेरिका इकलौते जापान के अंदर 120 से ज्यादा अमेरिकी बेसिस बनाकर बैठा हुआ है। यहां पर लगभग 53,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एनी टाइम रहते हैं। ऐसे ही जर्मनी, साउथ कोरिया, गुआम, इन सब देशों के अंदर अमेरिकी सैनिक पूरे समय विराजमान रहते हैं। यूएस के मिलिट्री बेसिस चाहे गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे जापान, साउथ कोरिया में हो, चाहे यूरोप में हो, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन जगह पर हो, हर जगह अमेरिका ने, मैंने कहा ना 80 देशों में अमेरिका ने अपनी सेना बिठा कर रखी हुई है। 80 देशों में बैठी हुई अमेरिकी सेना है कितनी? असल मायने में अमेरिका के पास कुल मिलाकर के 9.98 लाख आर्मी के जवान हैं, 4 लाख नौसेना के, मरीन कॉर्प्स, वायुसेना के जवान, कुल जवान इसके पास लगभग 13.25 लाख हैं और 7.5 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास इसने रिजर्व फोर्स बनाई हुई है। इतनी सी सेना से और इतने सारे परमाणु बमों से इसने पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल स्थापित कर रखा है। कंट्रोल ना केवल सेना के माध्यम से बल्कि इकोनॉमी के माध्यम से भी किया हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यह अपनी सेना पर 800 बिलियन डॉलर तक हर साल खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे टॉप पर है। इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करने वाले देश हैं उनमें अगर 2023 का आंकड़ा देखा जाए तो इसका 916 बिलियन डॉलर का खर्चा था, जहां भारत का खर्चा मात्र 83 ट्रिलियन डॉलर था। हमसे 10 गुना ज्यादा खर्च ये अपनी सेना पर करता है। यही कारण है कि अमेरिका ताकतवर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सेना ताकतवर हो गई, दुनिया भर में सेना के बेसिस हो गए, सेना पर खर्चा ज्यादा हो गया, ट्रिलियन में इकोनॉमी बड़ी हो गई और साथ ही साथ दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियां, जो कि चाहे एप्पल हो, चाहे यूनाइटेड हेल्थ हो, चाहे दुनिया के अरबपतियों की संख्या हो, ये सब अमेरिका के पक्ष में है। इतना सब कुछ होते हुए भी जिस अमेरिका ने दुनिया पे अपना कब्जा करने के लिए वर्चस्व बनाने की परिपाटी सोची, वो फिलहाल बदल रही है। बदलने की बात कैसे निकल कर आई?
क्योंकि बाइडेन की सत्ता का जो काल है वो अमेरिका के लिए बहुत बुरे कालखंड में काउंट किया जा रहा है। विशेष रूप से वर्ष 2000 से लेकर 2020 के और 2024 के बीच का ये जो कालखंड है, 21वीं सदी अमेरिका की सदी नहीं रही। डॉक्टर जयशंकर का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं जो इस समय वायरल हो रहा है। अब ये वायरल बयान मैं आपको सुनाने के लिए प्रयास तो कर रहा हूं, संभव हो तो ये सुन पाए तो बेहतर है। अभी थोड़ी आवाज धीरे है, मैं केवल आपको पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इसको पढ़िए। यह लाइन दोबारा से पढ़ने योग्य है। आई थिंक टुडे हैज इफेक्टिवली कम टू एन एंड डोमिनेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच स्टार्टेड आफ्टर कोल्ड वॉर। आई थिंक टुडे अमेरिकन डोमिनेंस खत्म हो रही है। हाल ही में जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू में यह बयान बोला। यह बयान छोटा बयान नहीं है। अमेरिका के सामने भारत का, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का विदेश मंत्री कह रहा है कि अमेरिकी प्रभुत्व खत्म हो रहा है। सोचकर देखिए कि यह अमेरिका पर कितना बीतेगा। दुनिया भर के अखबारों ने इसको अपनी हेडलाइंस में जगह दी है। कहा है, यहां पर ब्रिक्स न्यूज लिखता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि द डोमिनेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हैज इफेक्टिवली कम टू एन एंड। यहां पर दुनिया के लोगों को देखिए, और तो और नेपाल में जो चीन के एम्बेसडर हैं उन्होंने तो इसे तारीफ में लिया है कि दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसमें विदेश मंत्री भारत के कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रभुत्व खत्म हो रहा है। तो साथियों, आज के सेशन में मैं अमेरिकी प्रभुत्व बना कैसे और फिर खत्म कैसे हुआ, अब उस पर विस्तार से लेकर चलता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में आगे बढ़ें इससे पहले पोल में एक सवाल है। आदित्य भारती ने कमेंट बॉक्स में, मतलब पोल में हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से धन भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए पोल में एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका में कितने राज्य हैं, जाकर आप जवाब दें। तब तक मैं कुछ सूचनाएं दे देता हूं। सूचना यह है कि रियल न्यूज एंड एनालिसिस वापस लौट कर आ गया है। जी हां साथियों, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी, करंट इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी से कनेक्टेड रियल न्यूज एंड एनालिसिस का शो अपनी पाठशाला पर सुबह 9 बजे पहला सेशन लाइव हो चुका है। कल दूसरा सेशन सुबह 9 बजे होने जा रहा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विशेष रूप से यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। साथ में मेरे प्यारे साथियों, जीए फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे ले सकते हैं। शुरुआत होती है अमेरिका की भारत से। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, भारत से अमेरिका की शुरुआत कैसे होती है? कहानी सुननी होगी। कहानी कुछ यूं है साथियों कि एक दौर था जब भारत बहुत पैसे वाला होता था। पैसे वाला कब होता था? जब चीन का सिल्क बेचने भारत के व्यापारी जाया करते थे यूरोप। यूरोप जाने के लिए वो तुर्की का रास्ता अपनाया करते थे। तुर्की के पास में बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करके वाया कुस्तुनतुनिया यूरोप में एंट्री किया करते थे। लेकिन जब तुर्क लोगों को या ऑटोमन एम्पायर को यह समझ में आने लगा कि भारत के लोग बहुत पैसे वाले व्यापारी हैं, ये यूरोप से अपना रेशम बेच करके या फिर यहां से लाए हुए मसाले या कीमती सामान बेच करके बढ़िया पैसा कमा के जाते हैं, तो उन्होंने भारत को लूटने का प्लान बनाया। यही कारण है कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे हमले हुए। जितने भी तुर्क, मंगोल और ये सब चलकर आए, ये इसी उम्मीद में आए थे कि भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहां पर बड़े व्यापारी लोग रहते हैं। यहां पर इतना व्यापार करके पैसा कमाया हुआ है कि चल के अगर लूट लिया तो भी हमारा घर चल जाएगा। जो पाकिस्तान आज आप देखते हैं, ये असल में भारत हुआ करता था। भारत के अंदर दक्षिण भारत तक अथाह पैसा था। सोचिए, हम पर इतना शासन हुआ, मध्यकालीन भारत पर संपूर्ण शासन विदेशियों का रहा, उसके बाद में आधुनिक भारत में 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा। उसके बावजूद हमें इतना किसी ने शोषण किया हो, उसके बावजूद भारत 75 साल की आजादी में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो गया है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो गया। अगले 5 सालों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अगले 40 सालों में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। तो अंदाजा लगाइए कि भारत क्या था, क्या रहा होगा। इस पर एक बार कल्पना करिए। यह कल्पना आज आपके लिए संभव है थोड़ा मुश्किल टास्क हो, लेकिन यूरोपियंस के लिए यह बड़ा टास्क था। कैसे था? असल में हुआ क्या कि जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियंस को दिक्कत हो गई कि इंडिया से व्यापार कैसे हो। तब तक समुद्री मार्ग खोजे नहीं गए थे। समुद्री मार्ग नहीं खोजे गए थे तो भूमध्य सागर में एक देश था इटली, जिसे यूरोप के अंदर, क्योंकि इंडिया से जाने वाला अधिकांश सामान वाया ग्रीस इटली पहुंचता था, तो इटली में बड़े प्रबुद्ध लोग रहा करते थे, पैसे वाले लोग। ये यूके फूके तो कोई पूछता भी नहीं था, इटली की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो इटालियन लोग जो थे वो इस तलाश में निकले कि पानी से भी जा करके इंडिया पहुंचा जा सकता है। इसी की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले बाहर निकले।
क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नाविक थे और वो एक नेविगेटर 3-4 जहाज लेकर के भारत की तलाश में निकल लिए। भारत की तलाश में निकले, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, चलते रहे। उन्हें लगा धरती गोल है तो यूरोप से अगर दूसरी तरफ भी जाएंगे तो इंडिया पहुंच जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि बीच में एक अमेरिकी जैसा कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में जब निकले तो पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए उनका जिस जगह से वास्ता हुआ वो आज जिसे आप अमेरिका कहते हैं वो असल में इंडिया के नाम पर ही तलाशा गया था। साथियों, अमेरिका में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे 1492 में और यहां पर पहुंच करके उन्होंने इंडिया की खोज के नाम पर अमेरिका की खोज की, यह मानते हुए कि ये जो लोग यहां मिले हैं ये इंडिया वाले हैं। उन्होंने अमेरिकन्स को इंडियंस ही कहा कि ये तो इंडिया वाले हैं। हालांकि बाद में इस क्रोनोलॉजी को बदल दिया गया, कहा गया कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव से जुड़े होते हैं, पुराने लोग होते हैं, उन्हें इंडियन कहा जाता है। लेकिन इंडिया की खोज में अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा गया। कोई बात नहीं साहब, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गए। इसके तुरंत बाद यहां पर यूरोप के और देश धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए, जिसमें काम शुरू हुआ। जिस तरह से इटली गया, स्पेन गया, ब्रिटिश गया, फ्रांस गया, एक बड़ी संख्या में इस पूरे की पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनना शुरू हो गई, फ्रांस की कॉलोनी बनना शुरू हो गई, स्पेन की कॉलोनी बनना शुरू हो गई। कॉलोनियों का बनना शुरू हुआ। देखते ही देखते अमेरिका के अंदर लगभग 13 ऐसी कॉलोनियां थी जो ब्रिटिशर्स ने बसा ली। 1400 से चला हुआ, लगभग 1500 से चला हुआ यह कालखंड धीरे धीरे चलता गया। इस पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर यह यूरोपियंस ने आकर कब्जा कर लिया। मैं आपको कई बार कहता हूं कि अमेरिका कुछ और नहीं अपितु वेस्टर्न वर्ल्ड या अन्य की यूरोपियंस ही हैं। तो वो यहीं से तथ्य जो है वो डिराइव होता है कि वो किस प्रकार से यहां से वहां तक के सफर पर गए थे। यानी कि यहां से यहां तक का जो सफर है इसके लिए यूरोपियंस इटली से निकले, फ्रांस से निकले, यूके से निकले और यहां जाकर के बस गए थे। ये वो दौर था